आज इस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्किल एंड अल्किलाइन अर्थ मेटल्स। ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं करेंगे, इसका जस्ट एक टाइटल, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। वो क्या है? अल्किल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स, जिनमें से 5 कंपाउंड्स की डिस्कशन हमने करनी है: ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। लेकिन हम आज सिर्फ ऑक्साइड के ऊपर बात करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये देखने में आया कि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस वजह से घबरा रहे होते हैं क्योंकि वो फॉर्मूलाज ही गलत लिखते हैं और इक्वेशन लिखते हैं, उसमें फॉर्मूला गलत होते हैं या इक्वेशन को बैलेंस करना उनको मुश्किल लग रहा होता है इक्वेशन लिखने के बाद। तो ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो नज़र रखें और उनका कॉन्सेप्ट समझें। तो उसमें सबसे पहले बात ये कि आपको पता हो इन तमाम जो चार्जेस हैं, तमाम जो मेटल्स हैं उनके चार्जेस क्या हैं, और जो ये साथ में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स हैं, इनके ऊपर चार्जेस क्या है। तो अल्कली मेटल ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। तमाम तरह अल्कली मेटल ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, तो इनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए तो पूरी अल्कली मेटल्स जो है उनके ऊपर +1 चार्ज है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये ग्रुप नंबर 2A से बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो किसी एटम का ग्रुप नंबर होता है। तो यहाँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम्स चाहते हैं कि उनके आखिरी शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी सारे एटम्स की कहानी यही होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देते हैं, तो उसके बाद उनका वो पूरा शेल खत्म हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट शेल होता है वो वैलेंस शेल बन जाता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इस तरह से ये अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। और टारगेट क्या था कि आखिरी शेल जो वैलेंस शेल हो, जो लास्ट शेल हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये लूज करके इनके लिए ज्यादा आसान है कि ये लूज करके अपने टारगेट को अचीव करें रादर देन गेन करके, क्योंकि अगर ये गेन करेंगे तो इनको 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, लेकिन अगर ये लूज करेंगे तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। तो इस वजह से ये अपना लूज करके अपना टारगेट अचीव करते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स के चार्जेस की बात की। अब हमने ऑक्साइड्स, इनके ऊपर चार्ज देखना है क्या होता है। ऑक्साइड 3 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है, जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -2। एक और ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड की टाइप है दूसरी, उसको कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -1। एक थर्ड टाइप होती है ऑक्साइड की, इसको सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। सुपर ऑक्साइड में चार्ज होता है -1/2, यानी कि 0.5, -0.5। हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -1। कार्बोनेट्स में कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -2। और उसके बाद है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट में चार्ज होता है NO3-1। लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे बचा है सल्फेट्स, और सल्फेट में भी जो चार्ज है वो -2 होता है। तो आपने चार्जेस याद रख लेने ताकि हम जब इनके कंपाउंड्स बनाएं तो उसमें कोई इशू ना हो। अब मेटल हम कोई भी ले लें, हमने क्योंकि आज डिस्कस करना है ऑक्साइड को, तो तमाम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड, उन दोनों का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे अल्कली मेटल के ऊपर +1 चार्ज होगा। तमाम तरह अल्कली मेटल, उसमें कोई सी भी हो, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, कोई भी मेटल हम फर्स्ट ग्रुप में से निकालें जो अल्कली मेटल है, उन सब के ऊपर +1 चार्ज होगा। और हम अगर इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ हम यूं ही मिलाते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। तो नेट चार्ज अगर हम देखें -2 में से +1 माइनस कर दें तो हमारे पास चार्ज आता है -1। तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। न्यूट्रल तब होगा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और अल्कली मेटल का आयन लेना होगा, एक और +1 लेना होगा। अब ये टोटल हो गया +2, +1 इसका होगा, +1 इसका, तो टोटल +2 हो गया। और ऑक्सीजन जो है वो -2 कैरी करती है, तो इस वजह से ये दोनों मेटल एटम मिलके, दो मेटल एटम मिलके एक ऑक्सीजन के चार्ज को बैलेंस करेंगे। इस वजह से तमाम तरह अल्कली मेटल्स जो है उनका जनरल फॉर्मूला होगा M2O, यानी मेटल के 2 आयन होंगे, ऑक्सीजन का 1 आयन होगा, या मेटल के 2 पार्टिकल होंगे, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल होगा। अब हम बात कर लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर कि इनका फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा अगर ऑक्साइड्स के साथ ही लिखना। तो ऑक्साइड के साथ लिखना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हम देखते हैं -2 चार्ज होता है। तो
अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो ये बैलेंस कर रहा है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज जो है वो 0 है। इंटरनली जो है चार्ज है जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, बट एक्सटर्नली ये न्यूट्रल होता है कोई भी आयनिक कंपाउंड। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा, एक मेटल होगी, कोई सी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होगी और एक ऑक्सीजन होगी। तो अब इसके ऊपर ये जनरल फॉर्मूला हम कोई सी भी एग्जांपल अब देखते हैं। तो सबसे पहले लिथियम है, तो लिथियम 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। सोडियम 2 होंगे, ऑक्सीजन 1। लेकिन अगर हम इधर बात करते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम 1 होगा, ऑक्सीजन भी 1 होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम भी 1 होगा, ऑक्सीजन भी 1 होगा। तो यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम को एक से ज्यादा होने की जरूरत क्यों नहीं है, और हम इसका फॉर्मूला ऐसे ही क्यों लिखते हैं? अगर आपने यहाँ पे Be2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर आपने यहाँ पे लिथियम के साथ यहाँ पे 2 नहीं लिखा तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 होने पे कोई वजह है कि इसने टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे 2 पार्टिकल लिथियम के लिए, 2 आयन लिथियम के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज को क्लियर करना है आपने। अच्छा, इस ऑक्साइड के अंदर क्योंकि दोनों और ऑक्साइड्स का भी जिक्र हो रहा है, एक पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का जिक्र होगा और एक सोडियम पाइऑक्साइड का जिक्र होगा, तो इस वजह से जरूरी है कि हम उनके फॉर्मूलाज को भी एक दफा देख लें। ये तो नॉर्मल ऑक्साइड हो गया। अगर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है, पहले उसको देख लेते हैं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लिखा जाता है KO2। अगर पोटेशियम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करेंगे तो नॉर्मल पोटेशियम ऑक्साइड लिखा जाता है K2O। दोनों में डिफरेंस है, एक दूसरे के ऑपोजिट। अब इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है, अगर ये सुपर ऑक्साइड हो तो -1/2 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो इस वजह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक के ऊपर -1/2 है, दूसरे के ऊपर भी -1/2 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रह जाएगा -1। ठीक है, इसको हम दोबारा दे लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बच जाएगा -1, और जहाँ पे पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो ये +1। इस वजह से इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के केस में। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड अगेन मैं लिख रही हूँ कि इसका फॉर्मूला होगा KO2। अब हमारे पास एक और कंपाउंड इस्तेमाल हुआ है ऑक्साइड के अंदर, वो है सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड इस तरह से लिखा जाता है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है। लेकिन होता ये है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बट ये कभी भी इस तरह से स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि किस तरह से करते हैं, दो जो सोडियम पर ऑक्साइड हैं ये आपस में मिलते हैं और हमेशा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इस तरह से Na2O2। हमने चार्जेस की बात कर ली। होपफुली अब हमें इक्वेशंस लिखने होंगे और बैलेंस करने में कोई इशू नहीं आ रहा होगा। तो अभी फिलहाल हमने जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स के अंदर फॉर्मूलाज आएंगे वो हम आसानी से कर सकें। तो इससे नेक्स्ट आगे हमने बात करनी है ऑक्साइड्स की। अब सबसे पहले ऑक्साइड के अंदर हम बात करते हैं सोलबिलिटी। सोलबिलिटी किसकी सोलबिलिटी की? सबसे पहले अल्कली मेटल ऑक्साइड की सोलबिलिटी। अल्कली मेटल ऑक्साइड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? M2O। तमाम M2O जो है इस तरह से लिखे जाएंगे, यानी कि अल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं। तमाम अल्कली मेटल ऑक्साइड जो हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं, और जब पानी में हल होते हैं, हल होते ही ये बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। एक तो लिथियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड भी पानी में हल हो जाते हैं। तो हमने इसी वाला फॉर्मूला लिखना है कि लिथियम 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। ये पानी में हल हो रहा है और ये बना रहा है लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक सोल्यूशन बना रहा है लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर देते हैं और उसके बाद से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से इसके चार्जेस हैं, किस तरह से ये रिएक्शन हुआ, इसको पूरा खोल के देखते हैं। अभी इसका पूरा एनालिसिस करें। तो पहले चार्जेस देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिथियम +2, यहाँ पे लिथियम के 2 हैं आयन, यहाँ पे लिथियम का एक ही आयन लिखा गया। क्यों लिखा गया, ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि पीछे भी मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -1, लिथियम के ऊपर चार्ज होता है +1। तो लिथियम भी एक ही चाहिए, हाइड्रोक्साइड भी एक ही चाहिए। क्लियर? बट यहाँ पे वही बात है, ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 चार्ज है, लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो हमें एक और लिथियम आयन लेना होगा।
जब हम 2 लिथियम आयन ले लेते हैं तो फिर टोटल जो हो जाता है वो +2 चार्ज। ठीक, ये तो चार्जेस की बात होगी। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, बैलेंस कैसे हम कर सकते हैं, हमें कैसे, मतलब ये मुश्किल लग रहा होता है कई दफा स्टूडेंट्स को कि 2 लिखना है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि लिथियम 1 लिया है, वाटर 1 लिया है, लिथियम हाइड्रोक्साइड 2 लिया है। आपको क्या करना है, नंबर 1, सब इसके 3 स्टेप हैं। पहली बात है कि आपको फॉर्मूला, जो कंपाउंड लिए गए हैं रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके फॉर्मूला ठीक से लिखने आने चाहिए। और वो तब आएंगे जब आपको वैलेंसीज का अच्छे से पता होगा, उसका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी का इशू है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के लिए मैं एक वीडियो बीच में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी को अंडरस्टैंड करवाने में काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। आप उसको बाद में देख लीजिएगा, फिलहाल इसके ऊपर कंसंट्रेट। लिथियम ऑक्साइड वाटर के साथ लिथियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और ये बेसिक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये रिएक्शन किस तरह से हुआ, इसको डिटेल से जरा देख लेते हैं। लिथियम ऑक्साइड को अगर हम खोल के लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 2 लिथियम आयन है और 1 ऑक्सीजन है। इस तरह से हम वाटर को भी खोल के लिखते हैं। तो वाटर क्या है, वाटर इस तरह से HOH। तो पूरा एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस से हमें ये समझ आ जाएगी कि ये 2 क्यों है, ये 1 क्यों लिया गया, ये 1 क्यों लिया गया, हमें कहाँ पे 2 लेना है, कहाँ पे 1 लगाना है, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब ये है कि ये लिथियम इस हाइड्रोक्साइड से मिलेगा तो एक लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्योंकि लिथियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक लिथियम चाहिए और एक हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो ये हो गया लिथियम, और साथ में ये वाला हाइड्रोक्साइड आ गया, तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब क्या है कि ये वाला लिथियम और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन ये मिलेगा और ये दूसरा लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन इसमें से हाइड्रोजन जो है वाटर से आएगा और ऑक्सीजन और लिथियम ये दोनों लिथियम ऑक्साइड से आएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब इस तरह से हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड के 2 पार्टिकल बन गए, 2 फॉर्मूला यूनिट बन गए। अब इसी चीज को हमने इस इक्वेशन, ये पूरी चीज को हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक लिथियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोडक्ट में बना है, दूसरा लिथियम हाइड्रोक्साइड ये बना, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो एक इस्तेमाल हुए और लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो है एक ही फॉर्मूला यूनिट इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये पूरा मिलके, ये पूरे का पूरा मिलके लिथियम ऑक्साइड बना। दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या आती है कि सोडियम सुपर ऑक्साइड जो है, सॉरी, सोडियम पर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है। तो सोडियम पर ऑक्साइड का रिएक्शन पहले देख लेते हैं। Na2O2 SH2O, ये मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड ही बना रहे हैं। अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो है वो सोडियम का एक ही पार्टिकल चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन बना, ये हमारा प्रोडक्ट है। यानी अभी हमें कोई पता नहीं है कि हमने इसके साथ नंबर कौन सा लगाना है। जिस तरह यहाँ पे हमको कौन सा नंबर यूज करने वाले हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने बने हैं, ऑक्सीजन कितने बने हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, लेकिन हमने फॉर्मूला ठीक लिख लिया, हमें पता है कि यहाँ पे क्या आना है और हम क्या लिख रहे हैं, वो हमने अच्छे से लिख लिया। तो अब हम सोडियम ऑक्साइड को अच्छे से एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, पूरा खोल के लिखते हैं कि मतलब हमारे पास सोडियम ऑक्साइड इस तरह से है, 2 सोडियम ऑक्साइड है और पानी का एक मॉलिक्यूल है साथ में, पानी का एक मॉलिक्यूल है। अभी फिलहाल हम एक लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के लिए सपोज हम ये कर लेते हैं कि ये इस तरह से रिएक्शन हो जाता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये एक OH बच गया, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला OH जो है वो इस सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इस तरह से कि ये वाला जो सोडियम है, ठीक, ये वाला सोडियम और ये वाला जो OH है ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह करके हम इनको मिला देते हैं कि ये आपस में मिल रहे हैं। ठीक, तो ये मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन एटम बच गया बीच में। जब ये ऑक्सीजन एटम बच गए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम रिपीट करेंगे, यानी कि ये जो हमने स्टेप किया है इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। अब हमने क्योंकि इसको खोल के लिख लिया, लेकिन अगली दफा जरा थोड़ा इतना खोल के नहीं लिखेंगे, तो हम इसे रिपीट करेंगे। तो हमारे पास इस वक्त बना है साथ में सोडियम
और ये वाली ऑक्सीजन, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे ये वाली सोडियम इस्तेमाल हुई है, और ये वाली हाइड्रोजन साथ में हमने मिलाई, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। लेकिन इस केस में क्या है कि ये पूरा OH वाटर से आया था, तो ये पूरा OH, तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला यूनिट्स बन गए, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आ गया। ठीक, तो अब इसको जरा रेज कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। Na2O2 और वाटर, ये मिलके क्या बना रहे हैं, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, और साथ में एक ऑक्सीजन एटम। और इसी वजह से हमें इस इक्वेशन को रिपीट करना पड़ा, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूसर, और ऑक्सीजन एटम जो है ये अकेला स्टेबल नहीं होता, इसको एक और ऑक्सीजन एटम चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना सके। ये वाला ऑक्सीजन एटम आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे, O2 मॉलिक्यूल बना देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पूरी 3 इक्वेशंस जो है हमने लिखी हैं, 3 इक्वेशन को के अंदर नेट इक्वेशन जो है वो बना देनी है। उस नेट इक्वेशन को हम लिखेंगे, लेकिन उसका एक असूल ये है कि ये ऑक्सीजन एटम जो है प्रोडक्ट में बना, फिर ये ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में इस्तेमाल हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देंगे। फिर ये ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में बना और रिएक्टेंट में ये कंज्यूम हो गया, तो जो भी चीज प्रोडक्ट में बने और फिर वो रिएक्टेंट में भी आ जाए रिएक्ट करने के लिए, तो वो फाइनल इक्वेशन या नेट इक्वेशन का हिस्सा नहीं बनती। तो सबसे पहले अब हमने इसकी लेफ्ट साइड को देख लेना, लेफ्ट साइड पे क्या क्या है। लेफ्ट साइड पे एक ये एक्चुअल में एक सोडियम पर ऑक्साइड था, ये दूसरा सोडियम पर ऑक्साइड था, इसको हमने खोल के लिखा। तो इसका मतलब है कि जो 2 फॉर्मूला यूनिट सोडियम पर ऑक्साइड के इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी थी, तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं 2। इसके अलावा पानी के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, तो यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी थी हमने, यहाँ पे भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे खाली जगह छोड़ी थी, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने बने, 1 2 और 2 ये 4, तो यहाँ पे 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड बने। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, ये 1 ही बन रहे हैं, ठीक है ना, ये 1 बन रहे हैं। अब ये तो कट गए, राइट साइड पे आके हमारे पास 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड थे, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड थे, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड बने हैं, और वो हमने लिख दिए। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन में क्या क्या हो रहा है, हमें आराम से पता चल जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बात हमें ये सीखनी है कि ये जो रिएक्शन है हो रहा, एसिड बेस रिएक्शन जो है होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है लिथियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ, जितने भी अल्कली मेटल्स जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें किसी भी एटम के ऊपर चार्ज तब्दील होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे चार्ज किसी पे भी तब्दील नहीं हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 था, इधर भी माइनस, अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो ये -2 भी है। हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, ओवरऑल भी हमें -1 हाइड्रोक्साइड पे चार्ज आता है। तो किसी भी एटम के चार्ज में तब्दीली नहीं आती, जब चार्ज में तब्दीली नहीं आती तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रिएक्टेंट में भी किसी एटम के ऊपर, प्रोडक्ट में भी किसी एटम के ऊपर, तो फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना लाजमी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ। एसिड बेस रिएक्शन में क्या हुआ कि ये इसको कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के ये वाला जो ऑक्साइड आयन था, इसने अटैक किया है वाटर के ऊपर, और वाटर को डिकम्पोज करके उसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पे जब एक आपको रिएक्शन करवाया तो ये नजर भी आ रहा है कि जो मेटल के साथ ऑक्साइड मौजूद था, उसने पानी के साथ रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के नतीजे में उसने पानी को हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ मिला, ये तो ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड है ना, तो वो उसने 2 हाइड्रोक्साइड आयन बना दिए, पानी को डिकम्पोज कर दिया, बस ये वाला रिएक्शन। इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास यूज है एक ऑक्साइड का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम जिक्र करने वाले हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड।
पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, और इसके अंदर खास बात ये है कि ये जो सांस खारिज जब हम करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसकी खास बात ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है? रिएक्शन करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन। किस तरह से प्रोड्यूस करेगा, ये हमारे पास रिएक्शन है, इसको हमें देखना है। पोटाशियम कार्बोनेट बनेगा, K2CO3 बनेगा, और साथ में बनेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं इस वजह से ब्लैक में लिख रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में इस ऑक्सीजन से आता है। अब हमने इसको जरा डिटेल में लिखते हैं। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रही कि किसके साथ कितने एटम आने हैं, कितने फॉर्मूला यूनिट आने हैं, कितने पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हम इस्तेमाल करें। जस्ट इसको इस तरह से लिख देते हैं, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 होंगे। ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हो गया। लेकिन क्योंकि हमें एक पोटाशियम कार्बोनेट बनाने के लिए दो पोटाशियम के आयन चाहिए, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड तो हमें एक ही प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली हमें एक और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको पूरे को खोल के लिखा है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को खोल के। अब इसके साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह से हमने ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में कन्वर्ट होने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये इस तरह से रिएक्शन होने वाला है। CO2 को यहाँ से एक ऑक्सीजन चाहिए, साथ में CO2 को एक ऑक्सीजन चाहिए CO3 में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन साथ में इसको दो पोटाशियम भी चाहिए, तो ये दो पोटाशियम भी साथ अपने ले जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से दो पोटाशियम भी साथ में ले जाए, और क्या बना देगा, ये बना देगा पोटाशियम कार्बोनेट। इसके नतीजे में K2CO3 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, तो ये बन गया K2CO3। तो ये खत्म हो गया। अब बाकी क्या रह गया, यानी कि अब हमारे पास एक, दो और तीन ऑक्सीजन एटम है। तो ये तीन ऑक्सीजन एटम में दो ऑक्सीजन एटम मिलके तो O2 मॉलिक्यूल बना देंगे, एक ऑक्सीजन एटम रह जाएगा, तो वो स्टेबल नहीं है। इस रिएक्शन को हमें दोबारा से रिपीट करना होगा। तो हमें हमेशा ऑक्सीजन एटम जब मिल रहे हो, ओड में मिल रहे हो, तो हमें नहीं चाहिए, हमें इवन में चाहिए। तो तीन ऑक्सीजन एटम हमें मिले, और हमें तीन ऑक्सीजन एटम नहीं चाहिए। ठीक, मतलब तीन की शक्ल में नहीं चाहिए, इवन की शक्ल में चाहिए। दो हो, चार हो, छह हो, वो काम चलेगा, लेकिन हमें तीन मिल रहे हैं। अगर हमें तीन मिल रहे हैं तो हमें इस रिएक्शन को रिपीट करना होगा, ये पूरा रिएक्शन हमें रिपीट करना होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अब हम बहुत कंसाइज वे में लिखेंगे, किस तरह से कि हमें पोटाशियम सुपर ऑक्साइड चाहिए दो, और साथ में चाहिए एक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एक पोटाशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होने वाला है, और साथ में तीन ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस होने वाला है। अब ये मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल लिखा है, जो मैंने ये रिएक्शन पूरा इतना खोल के लिखा था, क्योंकि अब आपको होपफुली समझ आ चुकी होगी। अब ये तीन ऑक्सीजन एटम ये हैं, तीन ऑक्सीजन एटम ये हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, थ्री ऑक्सीजन, थ्री ऑक्सीजन एटम मिलेंगे और आपस में मिल के क्या बना देंगे, थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देंगे। अब हम इस रिएक्शन को क्या करने वाले हैं, हम इस रिएक्शन को नेट इक्वेशन के अंदर लिखने वाले हैं। नेट इक्वेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक ये प्रोडक्ट है जो दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में आया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, हम पहले लेफ्ट साइड पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। लेफ्ट साइड पे कंसंट्रेट करेंगे तो एक पोटाशियम सुपर ऑक्साइड ये है, दूसरा पोटाशियम सुपर ऑक्साइड ये है, और दो ये, टोटल चार पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2, और साथ में और क्या है, एक ये CO2 है, दूसरा CO2 ये है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 2CO2। अब एक पोटाशियम कार्बोनेट ये है, दूसरा पोटाशियम कार्बोनेट ये है। लेफ्ट साइड पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट साइड की बारी है इक्वेशन के, इनके प्रोडक्ट वाली साइड की बारी है। तो दो पोटाशियम कार्बोनेट बने, यहाँ पे लिख देंगे 2K2CO3। इसके अलावा राइट साइड पे है तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे जाके थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखते हैं।
अब इसमें एक चीज बस नहीं आई है, वो दोबारा से मैं बता देती हूँ। -2 ऑक्सीजन, जो यहाँ पे कार्बोनेट है इसके ऊपर चार्ज -2 है, तो पोटाशियम पे +1 चार्ज होता है, इस वजह से 2 पोटाशियम चाहिए हमें ताकि टोटल चार्ज +2 हो सके। इस वजह से हम K2 लिखेंगे। KCO3 जिसने लिखा वो गलत होगा, ये फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल किया कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है ये ब्रीदिंग इक्विपमेंट यानी कि सांस लेने वाले आलात में इस्तेमाल होता है, और उन सांस लेने वाले आलात में पोटाशियम सुपर ऑक्साइड क्या करता है कि जब भी जो इस इक्विपमेंट को लेकर ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है, तो वो सांस जब खारिज करेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। इस ऑक्सीजन को वो वाला शख्स जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकेगा। और ये जो ब्रीदिंग इक्विपमेंट है ये कौन कौन मोस्टली इस्तेमाल कर सकते हैं? ये माउंटेनियर्स जो हैं, क्योंकि जब बुलंदी होती है पहाड़ों के ऊपर तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, तो सांस लेने में दुश्वारी आती है। इसके अलावा एयर स्पेस जो खला में जाते हैं लोग, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग इक्विपमेंट का, जिसमें पोटाशियम सुपर ऑक्साइड मौजूद होता है। तो हमने सोलबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड जो है उसको देख लिया। अब नेक्स्ट हम जिसको देखने वाले हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की सोलबिलिटी को चेक करेंगे। तो दूसरी एक और बात लास्ट में सिर्फ रह गई है कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? क्योंकि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड जो है उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है, वो जब भी पानी के साथ मिलेंगी वो अल्कलीज बनाएंगी, वो बेसिस बनाएंगे, वाटर सोल्यूबल अल्कलीज बनाएंगी। तो इनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि जो लिथियम ऑक्साइड है इससे अगर हम बात करें हमारे पास पोटाशियम ऑक्साइड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आते हुए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक, और क्यों इंक्रीज कर रहा होता है इसकी भी एक रीजन है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम जैसा पोटाशियम ऑक्साइड है तो पोटाशियम ऑक्साइड बड़ा है, लिथियम ऑक्साइड है ये छोटा होता है। किस तरह से छोटा होता है? लिथियम छोटा है, ऑक्सीजन भी छोटा है, तो यहाँ पे इनकी आपस में जो कंपैटिबिलिटी ऑफ साइजेस है वो ज्यादा है, तो ये इतना पानी में हल नहीं होता, पानी में इतना हल हो कि इतना जल्दी जो है वो बेस नहीं बनाता, तो इस वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम है। लेकिन अगर हम आगे जाते जाते हैं तो पोटाशियम बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है, तो साइज कंपैटिबिलिटी कम होगी पोटाशियम ऑक्साइड की। ठीक, ये इतना स्टेबल जो है मतलब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, और पानी इसको आराम से पोटाशियम को अलग कर सकेगा, ऑक्सीजन को अलग कर सकेगा। ठीक है, इस वजह से ये पानी में आराम से हल हो जाएंगे, और जब ये आराम से हल होते हैं पानी के अंदर आपको पता है कि ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होना शुरू होगा। अब हम वापस अपने जो है वो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हम पहले बात करने लगे थे अल्कलाइन अर्थ मैटर के हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे थे, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मैटर के ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे। तो अल्कलाइन अर्थ मैटर के ऑक्साइड्स बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये शुरू के दोनों ऑक्साइड तो पानी में हल नहीं होते, अलबत्ता आगे जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ये पानी में हल होते हैं। ठीक है, ये पानी में हल हो जाते हैं जब ये सोलुबल है और ये इनसोलुबल है। अल्कली मेटल के सारे ही ऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर सोलुबल थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें शुरू वाले नहीं है, एंड वाले जो है वो हैं। इसमें भी इसी तरह से कि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें एक ये वाला ऑक्साइड ऐसा है बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक होते हैं, कहते हैं दो रुखे, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब ये दो रुखा क्या मतलब होता है? एम्फो का मतलब होता है डुअल, ठीक है, दो रुखा, एम्फो का मतलब होता है दो रुखा या डुअल। तो ये किस तरह से जो है वो डबल है या दो रुखा किस तरह से है? जब बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसी भी एसिड के साथ, तो ये एज बेस रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैं रिएक्शन करा रही हूँ, तो यहाँ पे बेरिलियम एक्ट करेगा एज बेस।
ठीक है, और साथ में बनेगा वाटर। ठीक है, अब इसमें चार्ज भी देख लेते हैं। सल्फेट के ऊपर चार्ज -2 होता है, ये शुरू में ही मैंने जब आपको बताए थे तो मैंने आपको बता दिया था बेरिलियम के ऊपर +2 होता है, तो एक बेरिलियम और एक सल्फेट दोनों जो है वो दूसरे को बैलेंस करने के लिए काम। तो ये तो मैंने चार्ज बस आपको बता दिया। यहाँ पे भी सेम ऐसा था। अच्छा, अब मसला क्या होता है कि अगर बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ, एक बेस के साथ। बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ। बेस है, यहाँ पे हम लिखते हैं सोडियम ऑक्साइड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एज ए बेस यूज करते हैं। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए बेस यूज कर रहे होते हैं तो ये एक्ट करना शुरू कर देता है एज एसिड। एसिड के सामने ये बेस के तौर पे बिहेव करता है, बेस के सामने ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है। इस वजह से इसे डुअल कहते हैं कि जो इसके सामने होता है ये उसके मुताबिक अपना आप चेंज कर लेता है। अगर एसिड सामने होगा तो बेस बन जाएगा, बेस सामने होगा तो एसिड बन जाएगा। इस वजह से इसे डुअल कहें। बाकी सारे के सारे ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं कि वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। अब बेरिलियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सोडियम बेरिलेट। सोडियम बेरिलेट के अंदर 2 सोडियम चाहिए होते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेनी होगी। ठीक है, ये दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमें लेने होंगे क्योंकि हमें सोडियम बेरिलेट में 2 सोडियम चाहिए और बेरिलियम जो है वो एक ही चाहिए। ऑक्सीजन भी हमें 2 चाहिए। अब किस तरह से बनेगा फिर ये सोडियम बेरिलेट, इसको देखते हैं। यहाँ से ये ऐसा निकलेगा और ये सोडियम बेरिलेट बन गया। 2 सोडियम, एक ऑक्सीजन, इधर से एक ऑक्सीजन इधर से, और ये बेरिलियम। तो ये सोडियम बेरिलेट बन गया। अब साथ में रह गया HOH, तो HOH मिलके क्या बना देगा, वाटर। तो ये सोडियम बेरिलेट है। अब चार्ज को भी इसी का मैं कहती हूँ। ये -2 एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है, टोटल ऑक्सीजन है -2, तो -4 टोटल चार्ज होता है। बेरिलियम के ऊपर चार्ज होता है +2, एक सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, और यहाँ पे टोटल सोडियम है 2, तो इस वजह से टोटल चार्ज होगा +2। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये टोटल चार्ज +2 है और +2 मिलके +4 हो गया, जो टोटल नेगेटिव चार्ज -4 को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास थे अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड और अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसमें भी बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। इसी वजह से जो है वो नीचे वाले ऑक्साइड जो हम पानी में हल हो रहे हैं और बेसिक जो है वो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके अलावा अगर हमारे पास हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड है उनसे वीक। ठीक, अगर आपको कोई चीज ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा।